नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या नोटबंदी सही थी? दूसरा, क्या मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को सजा मिलेगी? और तीसरा, क्यों नहीं रोक रहा आतंकवादी हमला कश्मीर में? और आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्त मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराएँ। चैनल को की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक हमें छोटी रकम देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते तो वन टाइम एक बार भी हमें एक आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल को सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या नोटबंदी सही थी? ये बात इसलिए है कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 4-1 का जजमेंट आया, जिसमें नोटबंदी के बारे में कहा गया कि भई ये ठीक थी। और इसको ये वो नोटबंदी की बात हो रही थी जो 2016 में 24 घंटे के मतलब ये जब नोटबंदी हुई थी, तो अब जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, उसमें पता लगा कि 24 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब 24 घंटे के अंदर सारी चीजें तय हुई और नोटबंदी की घोषणा हो गई। आगे इस जो जजमेंट आया उस पे कुछ बोले, उसके पहले ज़रा याद कर लें कि नोटबंदी थी क्या? नोटबंदी का जो घोषित लक्ष्य था, जो बताया गया था कि ये कारण है, उसमें सबसे पहले कहा गया था काला धन को बाहर निकालना है। लेकिन काला धन तो जो निकला या नहीं निकला, कितना रह गया, कितना नहीं, लेकिन स्त्री धन ज़रूर निकल गया। हर घर में जो महिलाएँ एक अपना धन रखती थीं, जो मतलब वक़्त आड़े वक़्त काम आता था उस घर के लिए, चाहे वो बीमारी आराम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ऐसी जगहों पे काम आता था, वो स्त्री धन सार्वजनिक हो गया। दूसरा इसका उद्देश्य बताया गया था, इससे आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद कितना रोका? कश्मीर में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। जब मैं ट्रिपल इंजन बोल रहा हूँ तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक वहां लगे हुए हैं, और उसके बाद भी जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उस पर आगे भी हम लोग बात चर्चा करेंगे। तीसरा घोषित लक्ष्य था ड्रग मनी, कि इससे हिंदुस्तान में जो ड्रग मनी है उस पर कंट्रोल होगा। लेकिन 2016 के बाद जितने बड़े स्तर पे, खास करके मुद्रा पोर्ट पे ड्रग, और वो जो डेटा है उसके हिसाब से जितना ड्रग का पकड़ा अब जा रहा है, तो आप भी ये समझ सकते हैं कि जो ड्रग पकड़ा जाता है उससे कई गुना ज्यादा ड्रग का इंपोर्ट हो जाता है, कि स्मगलिंग हो जाती है, तो वो भी बढ़ी है। और चौथा था कि नकली नोट पे हम काबू पा लेंगे, और नकली नोट बहुत बढ़ गए हैं, 20% से ज्यादा नकली नोट सिस्टम में है। लेकिन जो टोटल सरकार क्या घोषित वो था कि इतने नोट 500 और 1000 के हैं, उसमें 99% से ज्यादा नोट वापस जमा हो गए। तो वो नकली नोट कहाँ गए, ये भी अभी एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। कल ये काफी दिनों से ये चल रहा था। ये कई लोगों की पिटीशन थी, उस सब पिटीशन को एक जगह कर लिया गया था। कई दिनों तक इसकी सुनवाई हुई, और फिर 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 से निर्णय दिया। और उन्होंने इस निर्णय को देते हुए जो उन्होंने कहा है, वो मैं ऑपरेटिव पार्ट बता दूं। उन्होंने निर्णय किया, डज नॉट सफर फ्रॉम एनी फ्लॉज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उन्होंने नोटबंदी सही है कि नहीं सही है इस पे कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। बीजेपी इसको इस तरह से प्रचारित कर रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी बहुत अच्छी चीज थी और उससे बड़ा फायदा हुआ है। उसने केवल प्रोसेस की बात की है। प्रोसेस के बारे में मैं जल्दी से आपको जानकारी और दे दूं, इसलिए कि आपको भी पता रहे। एक आईएसआई वो आपको मार्क मिल जाता है, आईएसआई मार्क मिल जाएगा, आईएसआई मार्क मिल जाएगा। मेरे यहाँ भी आया, ऐसा ही मांग जाए। नाउ मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आवास विकास परिषद है उत्तर प्रदेश की, और जिसके उस समय क्वालिटी, 20 साल पहले उसकी क्वालिटी बहुत खराब मानी जाती थी। उसके घर जो बनाते थे बहुत ही घटिया किस्म के घर थे। जब 20 साल पहले मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी या तीसरी संस्था है जिसको आईएसआई मिल गया, तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों मिला है।
तो पता ये लगा कि नहीं नहीं ये प्रोसेस में आया ऐसा ही देते हैं कि आप 3 कॉपी, 4 कॉपी, 3 रंग, पहली कॉपी सफेद, दूसरी कॉपी नीली, तीसरी कॉपी पीली, इसको अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो ये प्रोसेस का है। तो कुछ उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटबंदी का जो प्रोसेस था, जो डिसीजन मेकिंग का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक जज जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया और उन्होंने बहुत वोकल जजमेंट दिया है, जस्टिस बीवी नागरत्ना जी। मैं बीवी नागरत्ना जी के बारे में ये भी बता दूं जस्टिस की, ये हिंदुस्तान के जो 19वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस ES वेंकटरमैया, ये उनकी लड़की हैं। ये पूरा दिल्ली में इनकी पूरी पढ़ाई हुई है और जैसा आज की तारीख में सीनियरिटी के हिसाब से जो CJI बनते हैं, तो 2027 में शायद देश की पहली महिला CJI ये बन जाएंगी। अब इन्होंने बहुत स्पष्ट अपने जजमेंट में कहा है, बहुत ही स्पष्ट कहा है कि गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट लॉ, RBI डिडंट अप्लाई इट्स माइंड। ये उन्होंने कहा कि सरकार को लॉ लाना चाहिए था और RBI ने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। ये उनकी टिप्पणी है। क्योंकि अब जो बड़ी मूल बात आती है कि प्रोसेस तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी इस नोटबंदी से? क्या MSME इस उद्योग बैठ नहीं गया? क्योंकि ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि इससे दिक्कत हुई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी, शादी ब्याह रुके थे। अगर लाइन में किस तरह से लोग लगे थे, ये अब लोग भूल जाए। लोग तो अब कोरोना की मृत्यु भी भूल गए हैं। लोग किस तरह से ऑक्सीजन की लाइन में और किस तरह से एडमिशन नहीं मिल रहा था वो भी भूल गए हैं। लेकिन एक चीज हरदम ध्यान रखिए, जो RBI के लिए कहा जा रहा है ना कि उसको ठीक समय पे भेजा और उधर से ठीक से आ गया। RBI जैसे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल किसी भी उसमें चेक और बैलेंस का भी होता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई ज्यादा ऐसी जल्दी हो रही है तो उसको चेक करना भी उनका काम रहता है। और एक चीज जो जैसे नागरत्ना ने भी कही और उसके अलावा भी सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट कहता है कि जो नोटबंदी है वो केवल RBI द्वारा ही प्रायोजित होनी चाहिए, ना कि सरकार के कहने पे वो नोटबंदी होनी चाहिए। और जस्टिस नागरत्ना जी ने साफ कहा है कि जो प्रपोजल फॉर नोटबंदी था, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उनके डिसेंडिंग जजमेंट में है। और उन्होंने ये भी कहा कि RBI का जो रिकमेंडेशन था, वो जो कहा जा रहा है कि RBI हैज रिकमेंडेड नोटबंदी, वाज इन फॉर्म ऑफ अ ओपिनियन। रिकमेंडेशन और ओपिनियन में फर्क है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, सब लोग खुश हो लीजिए। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसका कोई सिर पैर नहीं समझ में आया। बाबरी मस्जिद के जजमेंट को देते समय जब राम जन्मभूमि का जजमेंट दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखाया कि बाबरी मस्जिद का जो ढाई गई, व्हेन इट वाज रेज्ड, इज अ क्रिमिनल एक्ट। और फिर कहती हैं, और ये सब उन्होंने बताया कि सब था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये आस्था का मामला है इसलिए हम नहीं। तो RBI इस तरह के सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट देने का उसको हक है, उस पर कौन पूछेगा। क्योंकि एक चीज और कर लीजिए, एक चीज और समझ में आती है, जो जो प्रश्न उठा है और जो इस समय लोग कह रहे हैं, ये समझ में आता है कि नोटबंदी से पहले आप किसी भी तरह से अगर नोटबंदी हो रही है तो उससे पहले आप पार्लियामेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें एक सीक्रेसी की बात होती है। लेकिन आप जब नोटबंदी कर लिए थे तो पोस्ट फैक्टो तो आप बात कर सकते थे पार्लियामेंट में, पोस्ट फैक्टो तो इसमें बहस हो सकती थी। खैर, इसमें आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत साफ कहा है कि किसी पॉलिसी की लीगैलिटी, उसकी नीड नॉट बी जज बाय इट्स, उसकी सफलता से नहीं जज करना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट कहा है। क्योंकि इसका उन्होंने साफ किया है कि इसका मतलब कि कोई भी निर्णय असंवैधानिक नहीं है, चाहे उसका इफेक्ट कितना भी खराब हो, अगर प्रोसेस ठीक है। मतलब अगर कोई भी निर्णय जो आम जन को जिससे दिक्कत होती है वो खराब, और उसका उससे कुछ भी दिक्कत होती है, अगर उसका प्रोसेस ठीक है तो ठीक माना जाएगा। ये सोचने वाली बात। क्योंकि फिर वही बात है गांधी जी की बात, गांधी जी का साधन और लक्ष्य दोनों प्योर होने चाहिए थे। यहां पे कहा गया है कि जो साधन है
वो जो प्रोसेस है वो तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो गड़बड़ है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पे, क्या मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को सजा मिलेगी? कल फिर एक जजमेंट आया हाई कोर्ट महाराष्ट्र मतलब मुंबई से, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो थे, उनको डिस्चार्ज नहीं मिला। मैं फिर से मालेगांव की जल्दी से आपको बात याद दिला दूं, 19 सितंबर 2008 को जो पश्चिमी भारत थे उसके 3 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2 मालेगांव में और 1 गुजरात में, कुल 10 व्यक्ति मारे गए। शुरू में 3 अरेस्ट हुए थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, शिवनारायण गोपाल सिंह और श्याम साहू। बाद में मेजर रमेश उपाध्याय जो रिटायर हो गए थे उनके भी और कुछ लोगों का, और इन सब की जो जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो मेन थे वो हेमंत करकरे साहब थे, वो शहीद जिसने जब बंबई में अटैक हुआ था पाकिस्तानी लोगों द्वारा, जिसमें कसाब को पकड़ा था, उस समय उन्होंने अपनी जान दी थी। वो एटीएस महाराष्ट्र में इस जांच का मालेगांव उसका को लीड कर रहे थे। बाद में ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित है, ये सर्विंग कर्नल थे, रिटायर्ड नहीं थे, ये फौज में थे। इनको गिरफ्तार किया गया 120 बी रीड विद 302, मतलब 120 बी कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 302 हत्या के मुलजिम के तौर पे इनके ऊपर केस चल रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद का कहना था कि वो ऑफिशियल ड्यूटी के तहत अभिनव भारत से जुड़े थे, जो ये सब ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आप ड्यूटी पर थे और अगर आपको लगता है कि आप अंदर की जानकारी लेने के लिए एक सीक्रेट मिशन पे थे, तो आपने उस ब्लास्ट को क्यों नहीं रुकवाया जिसमें लोगों की जानें गई, जिसमें सिविलियन 6 सिविलियन की जानें गई, 100 के करीब लोगों का को चोट लगी, इत्यादि इत्यादि। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की एक और प्ली थी कि अभिनव भारत के बारे में उनको पता लगाने के लिए टास्क दिया गया था और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ने प्रॉपर सैंक्शन नहीं लिया उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। बेंच ने बिल्कुल कहा क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी, इसलिए ऑफिशियल सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। लोअर कोर्ट के जजमेंट को बहाल रखते हुए उन्होंने इनको डिस्चार्ज नहीं दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सजा मिलती है या इनाम, क्योंकि दूसरे जो उसके आरोपित हैं प्रज्ञा ठाकुर जी को तो इनाम मिल चुका है। अब मैं तीसरी बात जो आपसे कर रहा हूं, क्यों नहीं रुक रहा आतंकवादी हमला कश्मीर में? रोज रोज कश्मीर में लोगों की आतंकवादी हमला हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसके पीछे वो कहेंगे नहीं नहीं इस वजह से, या वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की 2019 में जब से 370 हटाया, वो सब धारा हटाई, डायरेक्टली गवर्न कर रही है। उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां है, वो डायरेक्टली गवर्न कर रही है, तो इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है कि पीडीपी करा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करा रही है, कांग्रेस करा रही है। यहाँ पे आप ही की जिम्मेदारी है पूरी तरह से। कल राजौरी में फिर अटैक हुआ, एक दिन पहले फिर हुआ था। दीपक शर्मा जो जिनकी ऑलरेडी जिनको फौज में नौकरी मिल गई थी, उनको जो आतंकवादी आए उन्होंने मार गिराया उनके घर पे। वो घर करीब वो जो जो गांव है करीब 1000 लोग उसमें रहते हैं, मूल रूप से हिंदू आबादी उसमें ज्यादा है। और उसमें जो आईडीज थी, मतलब जो एक्सप्लोसिव था, वो उसी दिन छोड़ के चले गए थे उसको। जब जो भी फोर्सेस थी जिसने भी उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, उसको शायद उनसे मिस हो गया था, इसलिए फिर कल लोग मरे हैं। लेकिन जो इसका जो सबसे मूल बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, वहां का जो विलेज डिफेंस कमेटी है उसका कहना यह है कि हमसे ये वेपन्स ले लिए गए। यहाँ के जो भी लोकल वो था उसने वेपन ले लिए। हालांकि दिलबाग सिंह जी जो वहां के डीजीपी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको लौटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और जो लोकल वहां के विलेजर्स हैं, उन्होंने कहा कि अगर एक जो बालकृष्ण है, उन्होंने कहा कि बालकृष्ण ने के पास हथियार रह गया था, उन्होंने वो हथियार वापस नहीं किया था सरकार के कहने पे भी, और अगर वो गोली नहीं चलाते तो और लोगों की भी जाने जाती। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सरकार को बहुत समय हो गया है, आपको वहां जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइए, बागडोर वहां के लोगों के हाथ में सौंपिए। आप रिमोट से उसको चलाना चाह रहे हैं, आप अपनी असफलताओं को बाहर ना आ जाएं, इसलिए आप वहां पे अभी भी रोकथाम लगाए हुए हैं। उसको
नॉर्मल होने दीजिए। ये सारी जो जो आतंकवादी एक्टिविटी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप नेहरू के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर और सबके ऊपर डालते थे, लेकिन अब तो आप सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं। जल्दी करिए, इलेक्शन करिए, लोगों को सत्ता उनके हाथ में सौंपिए, लोगों को ये हो कि आप वहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना इसको लंबा और कर रहे हैं, ये जो जान-माल की हानि हो रही है, इसकी भी जवाबदेही तो आप ही की हो रही है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।